पहला मुद्दा खेती का, वो एमएसपी कानून का है। दूसरा जो मुद्दा है वो है नौजवानों के लिए रोजगार का है। 15-15 लाख हर के खाते में हो गए, कहाँ गए? 2 करोड़ नौकरियों कहाँ गई? 22 करोड़ बच्चों ने फार्म भरे थे, उसमें कितनी नौकरी दिन है? 0-50% ही नौकरी दे पाई है। रोजगार तो दिया, रोजगार दिया तो फिर बाहर क्यों जाते हैं? किसानों ने तो दुख ही दुख झेले हैं। इस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल दूसरे देश के बॉर्डरों पे होता है, लेकिन अब की बार इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया अपने किसानों के ऊपर किया गया 13 फरवरी को, और वो कराया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अगर कांग्रेस की सरकार भी हमारे साथ ऐसा करेगा, हम उसकी बगावत करेंगे। इतना ज्यादा ज्यादती इन्होंने करी है, तो अब की बार हरियाणा के लोग मन बना चुके हैं कि इनका इलाज करना है। हरियाणा में जब भी चुनाव होते हैं तो एक वर्ग है जिसे कतई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो है किसान। इस वक्त ललन टॉप की चुनाव यात्रा है सोनीपत में और हमारे साथ कई किसान भाई मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे, थोड़ा सा माहौल को समझेंगे, थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि इनकी समस्याएं क्या हैं, और ये भी समझेंगे कि बीजेपी से जो इनकी नाराज़गी थी वो अब ख़त्म हो पाई है या नहीं। सबसे पहले तो भैया हम ये समझना चाहेंगे कि मुद्दे क्या हैं इस बार किसानों के। देखो, मुद्दे तो ये हैं कि प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के, तो उन्होंने 2011 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होने के नाते एक सिफारिश भेजी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, और उनको कहा था कि डॉक्टर साहब, खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा उसी समय से 2014 में लोगों ने मोदी जी पे विश्वास किया था कि एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे, लेकिन 2014 से 2024 आ गया, वो लगातार अपने उस वादे को तोड़ते जा रहे हैं, वादा खिलाफी करते जा रहे हैं। तो सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो है एमएसपी गारंटी कानून का। उसके लिए ही 2020-21 में आंदोलन हुआ जिसमें 750 किसान शहीद हुए थे। उसी मुद्दे पे अभी 13 फरवरी से आंदोलन चल रहा है जिसमें 34 किसान शहीद हो गए हैं, 433 किसान हमारे घायल हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा ग्रामीण क्षेत्र में ये है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा है। अगर आप देखोगे, अभी थोड़े दिन पहले CMI की रिपोर्ट आई थी जनवरी 2023 में, वो ये कह रही थी कि पूरे भारत में अगर कोई स्टेट बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 है तो उस स्टेट का नाम हरियाणा है। 37.4% की बेरोजगारी हरियाणा में है। और उसी की वजह से देखो ना, तो खेती में कुछ बचता, इसीलिए नौजवान जो पीढ़ी है वो खेती से लगातार दूर होते जा रही है, क्योंकि जो उसकी लागत है उससे कम उसको आमदनी होती है, और दूसरी तरफ रोजगार है नहीं। इसीलिए आज पूरे देश की अगर बात करें तो सबसे अधिक नौजवान जो 2 नंबर के माध्यम से जो विदेशों में जाने का काम कर रहे हैं, जिसको डोंकी भी बोल देते हैं, उस प्रदेश का नाम हरियाणा है। पंजाब से भी ज्यादा आज हरियाणा के नौजवान विदेश जाने को मजबूर हैं। तो ऐसे हालात में जो 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं, पहला मुद्दा खेती का, वो एमएसपी कानून का है। दूसरा जो मुद्दा है वो है नौजवानों के लिए रोजगार का है। तो इन 2 मुद्दों पर ही लोगों के अंदर बीजेपी के प्रति भारी नाराजगी है। 2 मुद्दे जिनका जिक्र आपने किया, आयरॉनिकली ये है कि बीजेपी जिन 2 मुद्दों पर वोट मांग रही है, वो पहला मुद्दा ये है कि उनका कहना है कि नौकरियों में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। इस मुद्दे पे भाजपा वोट मांग रही है। और दूसरा मुद्दा जो भाजपा कह रही है वो ये कि हमने 24 फसलें हैं उन पर एमएसपी लागू किया है। तो इस पे क्या कहेंगे चाचा? देखो जी, कोई भी फसल पर पिछली बार जो बाजरा बिका, बाजरे का एमएसपी मूल्य था 2,500 के आसपास, और ये हमारे पास सबूत भी है। एक पर्ची आई थी, जो मंडी में जो बाजरा एक्चुअल में किसान का बिका, उसका बिका 1150 रुपये। तो किसान को कितना एमएसपी तो नहीं मिला। तो ये बीजेपी इस मामले में बिल्कुल झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठी बात है ये, क्योंकि ये सबूत हमारे पास है। अगर एमएसपी के अनुसार बाजरा या कोई भी फसल अब की बार जो सरसों पे की, वह अभी एमएसपी से लगभग 1,000 रुपये क्विंटल के लिया किसान को नुकसान हुआ। बीजेपी तो कह रही है चाचा कि हमने रोजगार दिया है और हमने रोजगार में नौकरियां हैं उसमें भ्रष्टाचार खत्म किया है। रोजगार तो दिया, रोजगार दिया तो फिर बाहर क्यों जाते हैं बच्चे? अब जो रोजगार मिलेगा तो हम बच्चे अपने माँ बाप के पास ही ना रहेंगे। ये डंकी वगैरह हो रहा है जो मामला, तो बेरोजगारी की वजह से हो रहा है ना। और जमींदारा का हमारा तो इतना दिक्कत है, 10 साल तो हमारी नहर में पानी आया हो लिया, ये पड़ी है रनिंग खेत पड़े हैं, बारिश कम हुई ना तो फसल के भरे ना पाते सारे। ऐसा है बीजेपी का तो तानाशाही ज्यादा है। कौन से मामले में तानाशाही? हर एक मामले में करते हैं तानाशाही, कौन से में नहीं करते बताओ? ये पवार था, ये अंदर डाल दिया था सोनीपत से, हाई कोर्ट से बरी होगा आ गया, वो तानाशाही तो थी ये। तो फिर किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग की, मतलब किसकी सरकार आनी चाहिए जो आप लोगों के लिए काम करेगी? अब सरकार आनी चाहिए जो जमींदार के लिए काम करेगी। आगे सरकार मान लो कांग्रेस की आएगी, अगर कांग्रेस की सरकार भी हमारे साथ ऐसा करेगा, हम उसकी बगावत करेंगे। हम तो बगावत उसी की करनी है जो हमारा काम नहीं करेगा।
कांग्रेस के लिए भी कहा जाता है कि कुछ वक्त पहले जब उनकी सरकार थी तो 2-2 रुपए के चेक दिए गए थे, इस पर क्या कहेंगे? देखियो मैडम, ऐसा हमारी नॉलेज में तो है नहीं अब तक, क्यों मेरी भी 52-53 साल उम्र हो चुकी है। इस तरह के चेक हमने तो कभी देखे नहीं। बाकी बीजेपी वाले हैं, चुनावी समय पे ये कुछ भी बोल सकते हैं, बिना भरोसे वाली पार्टी है। इन्होंने जितना नुकसान किसान का किया है ना, खासकर हरियाणा का कह रहा हूँ मैं, तो ये 2016 में इन्होंने हमारा नाश करना शुरू करा था। आप जाट आंदोलन से लगा लिए, वो भी इनका दिया आंदोलन था, ना कि खुद का किसान का या जाट का किया हुआ। इनका एक सांसद था राजकुमार सैनी, वो इन्होंने पहले भेज दिया हमारे समाज में। रोजाना जहर उगलना, जात पात फैलाना, तब से जात पात हमारे हरियाणा में शुरू हुई। उससे पहले पूरे के पूरे समाज, सारा भाईचारा, 36 बिरादरी, हमारा कोई भी किसी से कोई झगड़ा नहीं था। समाज में अब भी नहीं है, मगर पूरे का पूरा मीडिया, ये अजय क्या नाम है वो, अमीश देवगन जैसे बजर बट्टू लगा गए, इतना मोटा चश्मा, पूरा दिन यही चलाना उनको। और भी बहुत सारे चैनल हैं, पूरा दिन। सबसे बड़ा मैं तो कहूँगा योगदान चैनलों का रहा है। इसको जो हरियाणा में और हिंदुस्तान की जो सत्ता सौंपी है ना, इसमें सबसे बड़ा तो इस बार किसकी सरकार आपको लगता है कि कौन आपके लिए बेहतर काम कर पाएगी? वो तो जी सारे समाज सोचेगा, हमारी मर्जी है, हमने जो हमारे लिए अच्छा लगेगा हम उसने चुनेंगे। और वो किसान ने सोच भी रखा है, और अब तो इलेक्शन सर पे है। किसको सोच रखा है किसानों ने? क्यों बतावा जी हम, हमारी मर्जी, ये बताते इनके मन में क्या है। इनका काम है रोना। अब की वो बात तो बता रहे हैं कि उन्होंने एमएसपी भी लागू कर दिया, उन्होंने नौकरी में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, वो तो बता ही रहे हैं। किस चीज पे एमएसपी आप दिखाओ तो सही। अब ये देखो, मोटा धान और गेहूं, दो ही चीज एमएसपी पे खरीदी जाती हैं। उसमें अब यार मंडी में ठुकी पड़ी है। उधर आप जाओगे ना करनाल साइड, अगर आपका समय पिपली साइड जाओ तो देखना पीआर जी जो है मंडी भरी पड़ी है, कोई खरीदारी नहीं है। उसको नहीं दिखाएंगे, ना मीडिया दिखाएगा, ना अखबार बताएगा। और उसकी कह रहे हैं हम खरीदारी करेंगे 1 तारीख से। 1 तारीख तक कहाँ जाओगा किसान? उसका रंग भी खराब हो जाएगा, उसका वजन भी घटेगा, तो फिर कहाँ एमएसपी? 2 चीज़ पे एमएसपी दे रहे हो, उसका ही आपको मिल नहीं रहा है, तो फिर कह रहे किसान वोट नहीं देते। क्यों देंगे वोट? यूँ लगा लो लगभग 225 दिन हो गए, दोनों बॉर्डर रोक के रखे हैं, उधर खनौरी उधर शंभू। आंसू गैस, सीधी गोलियां, लाठी, वो सब आप लोग चैनल वाले आपको सब पता होगा। हालांकि वहाँ पे नहीं दिखाए जाते। अच्छा, जो अधिकारी किसानों पर गोलियां चलाते उनको राष्ट्रपति अवार्ड के लिए नामांकित किया जाता है। बेवकूफ़ है किसान। आज का किसान पढ़ा लिखा है, इनकी हर एक हरकत पे हमारी नज़र है। और अब की बार ऐसा खोएंगे इसको हरियाणा से तो कि दोबारा ये मुड़ के देखेंगे नहीं। क्या मुद्दे हैं चाचा जिन पर किसान इस बार वोट डालेगा? मुद्दे तो जी बेरोजगारी है। इब आप देख लो हमारी नहरा में को 10 साल हो गए को पानी नहीं आ लिया। इब आपने देखा हुआ खेता में देख लो खाली खेत पड़े हैं। ये बेरोजगारी है तो हम देखेंगे वोट तो जिसको देंगे ना, हमने जरूरत से जिसकी ये बदलाव तो चाहो हम। सरकार से जो है वो किसानों की काफी नाराजगी नजर आ रही है, इस नाराजगी के पीछे की वजह बताइए। सरकार से नाराजगी सी बात पे है। एक तो बेरोजगारी है सबसे ज्यादा हरियाणा में, और एक ये जो फसल है हमारी ना तो टाइम पे खरीदी जाती है, ना उनका उचित मूल्य मिलता हमें, इसलिए सरकार से बहुत नाराजगी है। तो क्या लगता है कि किसकी लठ गड़ेगी इस बार? वो तो टाइम बताएगा, वो तो नतीजे आने पे आपको भी पता लग जाएगा किसका क्या होगा। पहले हम कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, आप लोगों का क्या मानना है कि इस बार जैसे बाकी जैसे सारे लोगों का कहना है कि बीजेपी से जो नाराजगी थी वो खत्म नहीं हो पाई है अभी तक, तो आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ जी, मैं भाई साहब से कोई नहीं कर। अरे कोई नहीं, बात कर लीजिए, मुद्दे ही तो बता दीजिए। मुद्दे जी हमारे को नहीं तो पानी मिल रहा, किसानों को बेरोजगारी है और हर चीज से हम परेशान है। मंडी में हमारी फसल पड़ी रहती है, उसकी मन मर्जी के भाव लगा कर बिकते हैं, लेते हैं तो लेते हैं, नहीं तो पड़ा रहता है। तो हम क्या करें? एक किसान एक थोड़े है अपना जमींदारा करके न मंडी में फसल लेके जाता है, वह उसको खरीदते नहीं, तो हम क्या करें? बीजेपी तो भैया किसानों को लेकर तमाम वादे कर रही है, उसके बाद भी आप लोगों के पीछे मतलब इस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। देखो जी, जो ये अग्निवीर लाए है ना जी, ये सबसे गलत है, हम इसको गलत मानते हैं। अग्निवीर पे तो जैसे उन्होंने बोला है कि अब सरकारी नौकरी देने का वादा किया है कि कुछ नहीं है जी, उनकी झूठ है सब, ये कुछ नहीं होगा। 4 साल के लिए अपने बच्चे कौन भेजेगा जी?
नहीं तो उन्होंने कहा ना कि 4 साल बाद वो सरकारी नौकरी देंगे। कुछ नहीं होगा जी, ये झूठी सरकार है, इसको जाने दो यहाँ से, भगाओ इनको। अच्छा, आप में से कई ऐसे किसान हैं जो आंदोलन में भी शामिल थे, तो कौन कौन था उस वक्त, मतलब किसान आंदोलन में? उस दौरान की हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे कि उस वक्त क्या माहौल था, क्या आपकी मांगें थी और क्या क्या नहीं पूरी हुई हैं अभी तक? देखो जी, पहले तो उस टाइम पे जो सबसे बड़ी समस्या थी 3 कानून जो सरकार लेकर आई थी। सबसे पहला काम तो था हमारा उनको उसी समय वापस करवाना। अगला एमएसपी और कर्ज माफ़ी, ये मुद्दे तो किसान के बहुत लंबे समय से चले ही आ रहे हैं। तो उन पे उस समय प्रधानमंत्री जी ने झुके तो वो 13 महीने बाद, पर झुके किसानों से माफ़ी मांगी, पर वो एक घड़ियाली मतलब उसका नाटक था। मीडिया के सामने आ गया तो बता दिया कि भाई किसानों मेरी गलती होगी और मैं नहीं समझ पाया आपकी भावना को, अपने कानून वापस ले रहा हूँ। मगर वो जब से हमसे खिंच बनाए बैठा है, मतलब अपनी बेइज्जती महसूस कर बैठा है और सोच रहा है कोई ना कोई तरीका से मैं इनको दोबारा से इस तरह से कुचलूँ कि मेरी वो भड़ास निकल जाए। नहीं, ऐसी भड़ास क्यों कोई नेता आप लोगों से निकालेगा? हमने भुगता है ना जी। अब ये कह रहे हैं एमएसपी देंगे, तू पहले रोड खोल देना, हम तो उसमें राजी हो जाएंगे। पहले शुरुआत तक कर, तू एक बार रोड खोल, हमने दिल्ली जान दे, एमएसपी की वहाँ जाकर बात कर लेंगे। जब वहाँ भरी थी कि हमने कमेटी बना दी, कितने दिन हो, कैसा लोग उस कमेटी ने आज तक कोई दिया है एक भी निर्णय? तो अभी क्या कह रहे हैं, अभी क्यों नहीं खोल? क्यों नहीं खोली? अब तो कोर्ट ने भी कह दिया तो सुप्रीम कोर्ट से ले गए। ये चाहते ही नहीं किसान की आवाज़ कहीं पर सुनाई हो। वहाँ बैठे हैं बेचारे बॉर्डर पे, ना कहीं पर कोई आसपास बस्ती ना कुछ और, चारों तरफ मच्छर मक्खी बारिश सांप, तो देख लो क्या करेगा किसान। किसानों ने क्या झेला है भैया? ये भी आंदोलन में गए थे पहले। हाँ जी, किसानों ने तो दुख ही दुख झेले हैं। ये तानाशाही सरकार की कोई जबान नहीं है, कोई लगाम नहीं है, कुछ भी कह देते। ये नकली किसान भी बताते हैं, आज भी खट्टर साहब के बयान में जितने भी वायदे हैं सारे झूठे हैं इनके। हमारे जो मेन मुद्दे थे उसमें एक को भी हल नहीं कराया इन्होंने। जैसे ये एमएसपी, भूमि अधिग्रहण कानून, जो पहले हमारे को क्लस्टर रेट का 4 गुना मिलता था, आज वो सिंगल कर रखा। कितना बड़ा नुकसान है। जो 1 किला हमारा 25 लाख का है, वो अगर 4 गुना मिलता तो हमारे को 1 करोड़ मिलता है। सबसे बड़ा घाटा। जितने जुमले झूठे हैं इन पर कोई विश्वास ही नहीं। देश को बर्बाद करने पर खड़ी है सरकारें। ये लगा लो आप, इन्होंने बोला 15-15 लाख हर के खाते में हो गए, कहाँ गए? हर साल 2 करोड़ नौकरी हुई, कहाँ गई? पीछे 22 करोड़ बच्चों ने जो है फार्म भरे थे, उसमें कितनी नौकरी दी ने? 0-50% ही नौकरी दे पाई है। तो इनकी बात तो विश्वास खा करे, एक भी इनका स्टैंड नहीं है। यहाँ तो इन्होंने जो वायदा करा था उसमें 10% भी पूरा करा हो। किसानों को गोलियां चलाई, कोई हक ही नहीं था इनका। कोई ऐसा कानून नहीं है जो सीधे किसी को गोली मार दें। वहाँ पर इन्होंने वो जुल्म किया जो जलियांवाला बाग था, उससे भी खराब। इतना वहाँ भी नहीं हुआ था जलियांवाला बाग में जो करा। आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज, गोली, वो बम चलाए इन्होंने जो जहरीले बम। एक्सपायरी डेट थी, मैं वहाँ हाजिर था उस टाइम, हमने देखे हैं वो उठा के। एक्सपायरी डेट के चलाए जो बहुत ज़्यादा जहरीले लेते हैं, वो बम थे उसमें। अगर कोई महिला गर्भवती है, उसकी टक्कर में आ जाती है, उस पर असर पड़ेगा तो उसका बच्चा गिर जाएगा। अगर कोई नौजवान बच्चा है तो वो बच्चा पैदा करने के लायक नहीं रहेगा। उनमें वो जहरीले बम उन्होंने बरसाए हैं। इतना अत्याचार तो किसी ने कराया ही नहीं जो इन्होंने कराया है। कुछ किसान बताते हैं, ये कुछ नकली किसान बताते हैं, इनको शर्म नहीं आती, बड़े बड़े ओहदा बैठ करके इनको बोलने की भी तमीज नहीं है। ये नकली किसान कौन है? नकली किसान तो बताने वाले वही पता है, सीधा उनसे पूछो आप। हम तो असली किसान है। जिस दिन से किसानों का आंदोलन चला है उस दिन से हम दिल्ली बॉर्डर पे बैठ रहे दिन रात, और अब भी बैठे। खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, हर जगह हम जाते हैं। जहाँ पे हमारी पुकार होती है किसानों की, हम वही जाते हैं। नहीं, और इस जाते कंगना भी रनौत को क्या बना के छोड़ दिया जिन्होंने? पहले इन्होंने हमारी माँ बहनों को गाली दी, अब परसों फिर बयान दे रही है। अब वो तीनों कृषि कानून फिर से वापस लेने चाहिए। उस बयान के लिए माफी भी मांगी। देखो, गाली देकर माफी मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता। गाली तो जो चुभनी थी वो चुभ ली है। तो सरकार अपना एक ऐसा बंदा रखती है जो लेकिन ये भी है ना कि सरकार का ये भी कहना है कि वो कंगना रनावत का बयान है, वो बीजेपी की, मतलब बीजेपी की सांसद भी तो है, वो उसको उठा के संसद के बाहर पर बगाओ और इस्तीफा लो, फिर हम देखेंगे उसने।
फिर हम देखेंगे उसने। देखो, जो आप पूछ रहे थे ना कि आंदोलन में कौन कौन गया, आंदोलन में क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें हम लोगों को गांव गांव में जाके दिखा रहे हैं, और आपके दर्शकों को भी, क्योंकि आपका चैनल पूरे देश दुनिया में देखा जाता है। ये एक तरह का मोर्टार है, और ये हम किसी दूसरे देश के बॉर्डर पे से नहीं लाए। इस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल दूसरे देश के बॉर्डरों पे होता है, लेकिन अब की बार इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया अपने किसानों के ऊपर किया गया 13 फरवरी को, और वो कराया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब ये चला हुआ मोर्टार, अगर इसमें आप अब भी इसका वजन देखोगे ना, अगर ये अब भी किसी के सिर में लग जा तो उसका सिर फट जाएगा, ठीक है। और ये इन्होंने हथियार बंद, मतलब बारूद के साथ और मशीनों में से ऐसे गोली की रफ्तार से आवे थे। 5 नौजवानों के सिर में लगे, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। तो उन 5 किसानों की आंखों की रोशनी लेने का अगर कोई जिम्मेदार है ना, उसका कोई दोषी है, तो ये मनोहर लाल खट्टर, नायाब सैनी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ये इन्होंने किसानों के साथ ज्यादती करी है, और कोई एक दो नहीं, हजारों की संख्या में इनका इस्तेमाल किया गया है। और ये हम गांव गांव में जाकर लोग जानते हैं इस चीज को कि कितना लोगों में दर्द है, कितना लोगों में। जैसे अभी समुद्र जी भी बता रहे थे ना कि इन्होंने सही है, वे चीजें, ये चीजें सारे आमने सामने वहां पर मौजूद रहे हैं ये। और आपको मैं और दिखा दूं ये सारी चीजें, ये हम लोगों को, आप खुद जाके चेक कीजिएगा। और मैं पूरे देश को, पूरे प्रदेश को ये कहूंगा, उसके बाद पूरे प्रदेश को तय करना चाहिए कि क्या ठीक है या क्या गलत है। ये एक गैस है जिसका इस्तेमाल आंदोलनकारी किसानों के ऊपर किया गया। इसका नाम है HILTI, हिट RE10। मैं सारों से ये कहूंगा, और मैं आपसे प्रार्थना भी करूंगा कि आप इसको दिखाइएगा, इसको कट मत कीजिएगा। इसको आपका जो संपादक, नहीं, हम सब दिखाते हैं, आप जो बोलेंगे वो वैसा ही जाता है। हाँ, ताकि सरकार की सच्चाई का पता लग सके। ये हिट RE10 नाम की गैस किस चीज के लिए इस्तेमाल करी जाती है, वो लोगों को खुद गूगल पे सर्च कर लेना चाहिए। HILTI स्पेस HITRE10। इसका जब हमने चेक किया, असल में क्या हो रहा था, हम आंदोलनों में तो बहुत समय से रहे हैं, लेकिन अब की बार जो गैसों की चपेट में आ रहा था ना, तो एकदम से वो नर्वस सिस्टम पे, वो आपके रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग सिस्टम पे वो अटैक कर रहा था। सांस लेने वाला जो आपका सिस्टम होता है, सांस ब्लॉक कर रही थी वो गैसें। तो जब हमने ये, हमारे साथियों ने, सब नए देशपाल जी, ये सब थे, जब ये हमने इकट्ठे करे कि हमने देखा भैया कौन सी गैस है, तो इसमें पता लगा जब गूगल पर सर्च कराया कि इसमें वो खतरनाक गैस है कि अगर कोई व्यक्ति इसकी ज्यादा चपेट में आ जा तो उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सके है। कोई ऐसे मतलब किसान हैं गांव में या फिर आसपास जिनको इससे बहुत नुकसान हुआ हो? आप चलो, यहाँ पे गांव देहात में हमारे एक साथी हैं, हमारे जो हमेशा आंदोलन में रहते हैं, अशोक जी हैं। और मैं अभी 4 दिन पहले चेक करा के आया अपनी आंखें, मेरी आंखों की रोशनी कम हो रही थी, सिर में ज्यादा दर्द रहने लग गया था। डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई आपका चश्मा का नंबर हो गया, आपकी आंख अचानक से कमजोर हो गई, आपकी आंखें। तो बहुत सारे लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं। आप और चीजें आप इसमें देखोगे, ये देखो आप, ये 12 बोर के फायर हैं। इससे क्या होता है? ये फायर है, बंदूक में डाल के इसको अच्छा। फायरिंग करी जाती है, जो 12 बोर के जो वो जाती है, राइफल हो जाती है, उससे दुनाली टाइप, उससे इन्होंने ये फायर कर रहे हैं ये किसानों के ऊपर। जैसे गोली होती है ना, बुलेट होती है, ये भी एक तरह की 12 बोर की बुलेट है। ये तो इतनी हजारों की संख्या में फायर करिए, चाहे एक ट्रैली भर के ले आओ आप, इतना ज्यादा ज्यादती इन्होंने करी है। तो अब की बार हरियाणा के लोग मन बना चुके हैं कि इनका इलाज करना है। सारी रोडवेज सरकारी खत्म कर दी, नौकरी कौन लगा? पैसे वाली गाड़ियां हैं। बिजली बोर्ड में 55,000 आदमी मारता, आज कितना? 20,000 भी कोई ना। सारा ठेका ला रखा है, ठेकेदार 10,000 दे, 15,000 दे, काम 12 घंटे, नौकरी 15-12,000 रुपये मिलती है। कैसे गुजारो हमारा घर? हमारे पास नहीं रहने के, बिजली बिल 10,000-12,000 रुपये आते हैं, कहाँ से भरेंगे हम? जनानी पशु घट गए, क्यों घट गए? कि हमारी मैडम भी आजकल ऐसी आ गई नहीं, तब करें क्या बताओ? फैशन आ गई, फैशनेबल होगी। मैंने 27 साल नौकरी, इसमें सरकार क्या करेगी? अब ना, अब सुनो, मैं जनानी है, मैं थप्पड़ मार दिया ना सीधा थाने में, और हाँ तो जाएगी ही, अब थप्पड़ कैसे मार देंगे भाई आप? ना मार सके, वालों का थाने मार से सकेगा। ये तो गलत बात कर रहे हैं आप। नहीं जी, मैं ठीक रहा हूँ। तो मैडम इसकी मेहरबानी है भाजपा सरकार की। मांगे पूरी करना ना करना ये सरकार का अधिकार है। मैं आपको एक चीज बताऊं ईमानदारी से, किसानों के लिए एक सबसे बड़ा जो आयोग बना वो 2004 में बना था, राष्ट्रीय किसान आयोग, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, जिसको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी ये कहते हैं कि मैंने डॉक्टर स्वामीनाथन जी से बहुत ज्यादा प्रेरणा ली। ठीक है, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट 2006 में दी थी
2006 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी पूरे देश में, कांग्रेस ने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। मोदी जी ने 2014 से पहले यह कहा था कि भाई मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं पहली कलम से लागू करूंगा। तो उस रिपोर्ट को ना लागू करने की वजह से जो कांग्रेस के प्रति नाराजगी थी, और मोदी जी ने जब बाद में कहा कि भाई मैं प्रधानमंत्री बना तो पहली कलम से मैं लागू कर दूंगा, तो उससे लोगों को लगा कि हाँ भाई ये किसानों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो 2014 में इसीलिए गांव देहात के लोगों ने उनको वोट दिया। 2014 में प्रधानमंत्री बन गए वो, 2014 चला गया, 2015 आ गया। 2015 में हमारे एक साथी हैं सतनाम सिंह जी, उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया, और केस में उन्होंने ये कहा कि भाई मोदी जी ने ये वादा किया था, और ये आयोग जो है ये हमारी केंद्र सरकार ने 2004 में बनाया था, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है सरकार इसकी रिपोर्ट को लागू करे। जिसमें यह कहा गया था, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं कही गई थी, उसमें यही कहा गया था भाई जो किसान मेहनत करता है ना, उसकी सारी मेहनत जोड़ के उसका 1.5 गुना करके उसको फसलों का भाव दे दो, ताकि वो जिंदा रह पाए, वो आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो। तो जब 2015 में सुप्रीम कोर्ट में गए, तो वहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब केंद्र सरकार से जवाब मांगा, तो केंद्र सरकार का लिखितम जवाब है, उसकी कॉपी हमारे पास पड़ी, अगर आप कहेंगे तो हम आपको दिखा भी देंगे। उसका लिखितम जवाब यह है कि भारत सरकार एमएसपी C2+50% फार्मूले के अनुसार, यानी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नहीं दे सकती, हमारा बजट बिगड़ जाएगा। तो माननीय मोदी जी ने जो वादे करे थे ना, उनको किसी वादे को इन्होंने पूरा नहीं किया। अब एक छोटा सा मैं आपको और उदाहरण दे दूं, जो ये एनसीआर का एरिया है, यहां पे जो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो है जमीन अधिग्रहण का मामला। एक पहले कानून होता था 1894 में, अंग्रेजों का कानून होता था, जो बड़ी लूट का कानून था। भारत के किसानों ने 119 साल लड़ाई लड़के 2013 में एक कानून बनवाया, सरकार को मजबूर करके बनवाया, जिस कानून में ये नियम थे कि भाई कहीं भी किसान की अगर जमीन एक्वायरमेंट करनी होगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, तो 70% किसानों की लिखित सहमति लेनी पड़ेगी, और सहमति लेने के बाद कलेक्टर रेट से 4 गुना प्लस ब्याज मुआवजे के तौर पे देना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए उस कानून को बदलने के लिए 3 बार अध्यादेश लेकर आए संसद में, लेकिन उस टाइम राज्यसभा में इनकी मेजॉरिटी नहीं थी, इनका वो कानून पास नहीं हो पाया। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई जिस जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वो अपनी अपनी विधानसभाओं में कानून को इसको पास करो। तो 2021 में 24 अगस्त 2021 को माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने वो एक नया कानून बना दिया। और अब कानून पता क्या है हरियाणा में? कानून ये है कि किसी भी किसान की अगर जमीन एक्वायरमेंट करनी होगी ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी, तो किसी किसान की सहमति नहीं ली जाएगी। मतलब जो जमीन का मालिक है उसकी सहमति नहीं ली जाएगी। मान लीजिए ये माइक आपका है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे आपका माइक एक बार देखना, तो आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी ना। और अगर मैं चाहूं कि नहीं भाई मुझे ये माइक चाहिए, तो भी परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन यहां सरकार ने कानून क्या बना दिया, जिसकी जमीन है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जमीन ली जा रही है, उस समय भी उस किसान की अनुमति नहीं ली जाएगी कि आपकी जमीन ले ले, और उसके बाद कलेक्टर रेट से कोई 4 गुना प्लस ब्याज मुआवजे के तौर पे नहीं दिया जाएगा। अभी हमारा 8 महीने ऐसा हुआ है अभी सोनीपत में, झज्जर में जो केएमपी है, जब आप जाओगे जो पेरीफेरल एक्सप्रेसवे है कुंडली मानेसर पलवल हाईवे, इसके साथ साथ रेलवे कॉरिडोर के लिए जमीन एक्वायरमेंट हुई है। सोनीपत और झज्जर के किसानों ने 8 महीने धरना चलाया, उसके बाद हमारा 28 से 32 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा बढ़ा है। नहीं तो सरकार कलेक्टर रेट से मात्र 2.5 गुना मुआवजा देने का काम कर रही थी। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि कलेक्टर रेट जो हर साल लगातार बढ़ाए जाते हैं महंगाई के अनुसार, वो भी सरकार ने बढ़ाने की बजाय लगातार घटाने का काम कर रही है। ये सारे बैठे हैं, पहले जिन गांव का कलेक्टर रेट 26 लाख रुपए हो जाता था, आज उनका कलेक्टर रेट घटा के 21 लाख कर दिया है। चाहिए तो था बढ़ना महंगाई के अनुसार, लेकिन इन्होंने उसको घटा दिया है। तो इस तरीके के जो ये काम इन्होंने करे हैं ना, लोगों में नाराजगी है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण और दे दूं एक आखिर में। जिस किसान की जमीन प्रति एकड़ 52 लाख रुपए में किसान से ली गई ना, यहां पे खरखोदा के पास एक IMT है, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप है, वहां पे किसान की जमीन ली गई 52 लाख रुपया प्रति एकड़, ठीक है, 4840 गज हो गए 1 किले में। और वो जमीन आगे कंपनियों को सरकार ने बेची, जो HSIIDC ने बेची, जो सरकारी संस्था है, उसने बेची 1,31,000 रुपया प्रति गज। यानी अगर आप उस रेट के हिसाब से 1 एकड़ की कीमत निकालोगे तो वो होगी 63 करोड़ रुपया।
यानी किसान से जमीन लिए 1 एकड़ 52 लाख में, और वही जमीन आगे जाके 63 करोड़ में बेच दी कंपनियों को सरकार ने। तो ये सरकार चलाने की बजाय ये तो दलाली करने का कार्य कर रहे हैं। और चलो ठीक है, उसको सरकार ने डेवलप किया होगा, HSIIDC ने डेवलप किया होगा, सीवरेज बनाई होगी, चलो कोई बात नहीं, 63 करोड़ में से 31.5 करोड़ इनका खर्चा हो गया होगा, तो जो 31.5 करोड़ में आपने बेच दी, कम से कम उसका ज्यादा नहीं तो 20%, हम तो आधा भी नहीं मांग रहे, उसका 20% कम से कम 6 करोड़ तो दे दो किसान को। किसान को देंगे 52 लाख, आगे किला बेचेंगे 63 करोड़ में। तो ये लूट चल रही है। और अंत में ये जरूर कह दूं मैं, कांग्रेस को भी एक चीज स्पष्ट करनी चाहिए, इनेलो पार्टी को भी, विपक्ष की पार्टियों को एक चीज स्पष्ट करनी चाहिए। हमें याद है 5 मई 2023 को जब ये धरना लगाया हुआ था ना हमारा रेलवे कॉरिडोर के मामले में, तो विपक्ष के नेता दीपेंद्र हुड्डा जी वहां पे आए थे और उन्होंने ये कहा था कि भाई अगर हमारी सरकार आई हरियाणा में तो पहली कलम से इस 2021 वाले कानून को रद्द करके दोबारा से 2013 वाला कानून बनाएंगे। ऐसा ही एक वादा का आप लोगों ने जिक्र किया कि मोदी जी ने भी किया। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। 24 तारीख को जो हमारा ये आंदोलन चल रहा है, इसका एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल नेता विपक्ष से मिला था संसद में, क्योंकि मोदी जी तो समय देते नहीं। हमने मोदी जी को भी चिट्ठी लिख रखी है, लेकिन पिछले 10 साल में मोदी जी ने किसी किसान प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय नहीं दिया। न्यूट्रल किसान प्रतिनिधिमंडल को तो छोड़ दीजिए, जो बीजेपी के किसान संगठन है, RSS के किसान संगठन है, उनको भी मिलने का इन्होंने समय नहीं दिया। तो वहां पर भी इन्होंने ये कहा था कि भाई हम अगर हमारी सरकार बनी हरियाणा में तो हम इसको ये जो भूमि अधिग्रहण वाला है ये 2013 वाला दोबारा से बनाएंगे। लेकिन जो मोटी मोटा जो अब तक हमने इनका विपक्ष का मैनिफेस्टो पढ़ा है ना, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो इनेलो हो, उनके मैनिफेस्टो में हमें तो कहीं जिक्र दिखा नहीं है। जो ये बात जो वादे कर रहे थे कि भाई हम सत्ता में आए तो दोबारा से 2013 वाला कानून बना देंगे, तो मैं ये आपको आश्वस्त कर देता हूं, मैं आपको ये बिल्कुल गारंटी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूं। जितने भी लोग ये बैठे हैं ना, आपने जिनसे सवाल पूछे हैं, अगर मान लीजिए यहां सत्ता परिवर्तन हो जाता है हरियाणा में, जिस तरीके की संभावना बनी हुई है, और अगर वो नई सरकार भी भाजपा की ही नीतियों पे चलने का काम करेगी, इन्हीं की तरीके से लोगों को कुचलने का काम करेगी, तो उस नई सरकार के खिलाफ खड़े होकर झंडा बुलंद करने वाले, उनके खिलाफ खड़े होकर आंदोलन लड़ने वाले भी यही लोग होंगे सारे के सारे। क्योंकि ये इलाका ऐसा है जो किसी की जाति को नहीं सहता, किसी की गलत नीति को नहीं सहता, चाहे उस समय विदेश से आए हो, चाहे मोहम्मद गजनी आया हो, चाहे कोई आया हो। ये वो इलाका है जिसने आज तक किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करी है। जिसने सोमनाथ का मंदिर लूटा था ना, जब वो सोमनाथ का मंदिर लूट के वापस लेकर जा रहा था, जिस आप एरिया में खड़े हो ना, इसी इलाके के लोगों ने उसका वध करने का काम किया था। तो ये इलाका गुलामी स्वीकार नहीं करता। इस इलाके के लोगों को मरना मंजूर है, भूखे रहना मंजूर है, लेकिन किसी की गुलामी करना मंजूर नहीं है। तो ये थी हरियाणा के सोनीपत के किसानों से पूरी बातचीत। हंसी मजाक हुआ, मौज मस्ती हुई, लुगाई की शिकायतें भी हुई, लेकिन किसान दुखी हैं, नाराज हैं और अपनी मांगों को पूरा करवाना चाहते हैं। नमस्ते, मैं हूँ रक्षा, कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं मस्त मौला मोहन। देखते रहिए द ललन टॉप।